पीएम मोदी से मिले शिवराज, क्या सिंधिया पर भी हुई बात? पीएम से सीएम ने क्या की मांग? करीब 1.5 घंटे क्या हुई बात? तस्वीर बोलती है, जो न कहा वो भी कहती है। कोई कहेगा ये मुलाकात थी खास, कोई कहेगा इसमें क्या थी बात। ये तो सामान्य सी है मुलाकात। किसी पर भरोसा करने से अच्छा है कि सीधे सीएम शिवराज से ही जान लेते हैं कि आखिर उन्होंने पीएम मोदी से करीब 1.5 घंटे मीटिंग की तो क्या चर्चा हुई। मैंने ये भी आग्रह किया कि कोरोना के संकट के कारण आर्थिक स्थिति राज्यों की भी डगमगाई है, अधोसंरचना के विकास के कोई काम ना रुके, इसलिए जरूरी है कि वो 5.5% जीडीपी का फिर से राज्य ले पाए। केंद्र उस पर गंभीरता के साथ निश्चित तौर पर विचार केंद्र सरकार करेगी, प्रधानमंत्री जी गंभीरता से उस पर विचार करेंगे। ये तो रहा सारांश। चलिए आपको पहले विस्तार से बता देते हैं पीएम मोदी से मुलाकात में कौन कौन सी चर्चाएं हुई। शिवराज ने बताया कि कोरोना की वजह से राज्यों की आर्थिक स्थिति डगमगाई। मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने में राजस्व की हानि हुई, इसलिए पीएम से शिवराज ने ऋण लेने में छूट देने का आग्रह किया। जीडीपी के 5.5% तक लोन लेने की छूट का आग्रह किया। वहीं पीएम को कोविड नियंत्रण में किए बेहतर कामों की जानकारी भी दी। वर्तमान में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 1% से नीचे है। तीसरी लहर की तैयारियों पर भी पीएम को शिवराज ने जानकारी दी। प्रदेश में 21 जून से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा, जिसके रोड मैप के बारे में पीएम को जानकारी दी। दिसंबर तक 70% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। इन सब के अलावा शिवराज ने किसानों के मुद्दे पर भी बात की। डीएपी की कीमत पर सब्सिडी देने पर केंद्र को धन्यवाद दिया। मूंग की सरकारी खरीद को लेकर भी बात हुई। हालांकि राज्य के विषयों को लेकर शिवराज कई केंद्रीय मंत्रियों से मिले। वो रेलवे और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा से भी मिले। वैसे पीएम से मुलाकात को लेकर कांग्रेस की सोच अलग है। उसे इस मुलाकात में अलग ही एंगल नजर आता है। पहली बात तो इन्हें तलब किया है नरेंद्र मोदी साहब ने, और कोरोना ने किस तरह शिवराज की सरकार को हराया है ये आम जनता ने भी देखा है। ये क्या कोरोना को हराएंगे? लोग, लाखों लोग मरे हैं, उसके बाद ब्लैक फंगस से लोग मर रहे हैं, कहीं कोई तैयारी नहीं। कांग्रेस को इस मुलाकात में तलब करने जैसा कुछ दिखा। वैसे कई राजनीतिक विश्लेषक इस मुलाकात को आगामी कैबिनेट विस्तार से भी जोड़कर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश से कई दावेदार कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी सामने आ रहा है। हाल ही में सिंधिया शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने भोपाल भी आए थे। अब पीएम मोदी से शिवराज मिले हैं, तो क्या अब भी ये मान लें कि सिंधिया पर कोई बात ही नहीं हुई होगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मोदी शिवराज में बड़ी बात। बड़ी बात होती ही है जब बड़े लोग मिलते हैं, और ये तो बड़ी प्रतीक्षा जिसका इंतज़ार था उस मुलाकात की बात है। क्योंकि इस मुलाकात को अगर आप देखें मेल मुलाकात की दृष्टि से तो बहुत ज़रूरी, कोरोना के बाद मेल मुलाकात, ये बताना कि तीसरी लहर की क्या तैयारी है। क्योंकि बीजेपी बहुत सेंसिटिव है। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से नुकसान हुआ और जान और माल का, और जिस तरह से हमने देखा कि भारत पर इसका बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट आया, तो जाहिर तौर पर ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप इस पर बात करें। और भविष्य में अगर ऐसी कोई चुनौती फिर बनती है जिसकी आशंका मंडरा ही रही है, तो हम उससे निपटने के लिए पूरी ताकत से सामने आए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है कि आर्थिक स्थिति जर्जर है, क्योंकि फिर लॉकडाउन की तरफ ना चाहते हुए जाना पड़ा, और इसी वजह से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से ये आग्रह करते देखे गए कि जीडीपी की तुलना में जो कर्ज लेने की छूट है उसे और शिथिल किया जाए, जिससे और कर्ज हम सरकारें, राज्य सरकारें ले सकें। निश्चित तौर पर जब 2 बड़े राजनेता एक ही पार्टी के मिलते हैं तो अपनी पार्टी की स्थिति, दशा, दिशा, उस पर भी चर्चा होती ही है। और शिवराज, जैसा हमने पहले भी कहा, कि एक बड़े कद के नेता हैं, एक ऐसे नेता हैं जो चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की ही नहीं
बल्कि अन्य दलों की भी राजनीति की, राष्ट्रीय राजनीति की अगर हम बात करें तो वो एक अहम चेहरा है जिस पर लोग निगाह भी रखते हैं और भविष्य की अनेक संभावनाओं की तरफ भी संकेत करते हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में बीते कुछ समय में राजनीतिक कयास और अटकलें भी बहुत थीं, लगाई भी गईं, जो हमेशा ही लगती हैं। जैसे कमलनाथ जी को लेकर लगती हैं कि कब प्रदेश अध्यक्ष का वो प्रभार छोड़ेंगे या नेता प्रतिपक्ष का प्रभार छोड़ेंगे या कोई और परिवर्तन तो नहीं घटेगा। तो ये राजनीति का हिस्सा है और इसे कोई रोक नहीं सकता और रोका जा भी नहीं सकता, और क्यों रोका जाए इसको, ये भी लगने दीजिए। लेकिन इसके बीच में ये ज़रूर है कि शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच की ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर पोस्ट कोविड एरा, जो दूसरी लहर के बाद का परिदृश्य है, उस पर गंभीरता से चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश ने जो बेहतरीन काम करने की कोशिश की है उस पर भी बात हुई है, और आगे क्या बेहतर हो सकता है इस पर भी चर्चा हुई। आज इसी पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अवनीश सिंह बुंदेला, बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और बीजेपी से हैं बीजेपी के लीडर नरेंद्र शिवाजी पटेल और प्रवक्ता, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी। मुलाकात की चर्चा बहुत थी, इसकी चर्चा रही, और कांग्रेस तलब शब्द का यूज़ करती है, ये उसका अधिकार है, लेकिन राजनीति में ये कयासबाजी और ये अटकलें हमेशा चलती हैं। लेकिन मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण रही। निश्चित तौर पर राजनीतिक परिदृश्य और राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई होगी, लेकिन इसके अलावा इसमें और कुछ देखा जाना शायद बिटवीन द लाइन से कुछ अधिक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं, जैसी परिस्थितियां हैं, उसमें ये एक ऐसी मुलाकात है जिसमें कोविड और कोविड के साथ जो कैबिनेट में चीज़ें होने वाली हैं उसमें सिंधिया जी की भूमिका भी निश्चित तौर पर चर्चा में होगी। आप किस तरह देखते हैं? देखिए शरद जी, बहुत सारे मुद्दे होंगे, स्वाभाविक तौर पर ये हम अनुमान लगा सकते हैं। पोस्ट कोविड एरा भी होगा, राजनीतिक मुद्दा भी होंगे, क्योंकि दो जिस कद के नेता मिल रहे हैं वो कोई औपचारिक बैठक नहीं होगी, और खासकर जिस तरह का राजनीतिक माहौल का जिक्र आपने किया है वो भी होता है। वो जरूरी नहीं होता कि जो है कोई आप मुख्यमंत्री बदल रहे हों, या राजनीति में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, तो उन चर्चाओं को स्वाभाविक होता है। जब दो राजनेता मिलेंगे तो राजनीति की बात होगी, और जब दो शासक बात करेंगे तो शासन तंत्र की बात होगी, ये बड़ा स्वाभाविक सा है। आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो फर्क है वो ये है कि यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री को देखिए, आप बार बार दिल्ली की तरफ नहीं जाता है। जब आप पुराना दौर याद करेंगे तो अक्सर जो वीकेंड है कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का वो दिल्ली में गुजरता था। तो जो मजबूती जो रहती है वो यदि आपको इसी में दिखती है कि आप बार बार दिल्ली जा रहे हैं कि नहीं, केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो हमने शिवराज जी का जितना भी टेन्योर अभी तक का है, जो 14 साल के से लगभग ऊपर होने को हो रहे हैं, उनमें दिल्ली की जो यात्राएं हैं उनकी बहुत कम है। उन्होंने मध्य प्रदेश में ही, भोपाल में रहकर ही अपना काम किया, और कभी इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां उनके सामने नहीं आई कि उनको तलब किया जाए या वो सफाई देने जाए। जो आर्थिक हालात हैं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ही उनकी मदद कर सकते हैं, और पिछले भी जो कोविड का पीरियड था उसमें भी काफी जो है सहायता केंद्र सरकार ने की थी, ऋण लेने की सीमा बढ़ाई थी। अब दूसरा दौर है तो उसमें फिर अपेक्षा मध्य प्रदेश की स्वाभाविक है, क्योंकि जीएसटी की राशि भी नहीं मिल रही। बहुत सारे मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री जी के समक्ष ही हल हो सकते हैं। तो ये मुलाकात आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही कि शिवराज जी एक ऐसे नेता हैं जो आमतौर पर दिल्ली परिक्रमा या दिल्ली चक्कर से दूर रहे हैं, और इसकी वजह भी रही है कि उनकी अपनी स्टैंडिंग ऐसी रही है, चाहे उनके प्रशंसक हों या उनके आलोचक हों, दोनों ये मानेंगे कि वो मजबूती से अपनी जगह डटे रहे हैं। अब ये अलग है कि उनकी ये मजबूती उनके अपने मित्रों के लिए भी कई बार निश्चित तौर पर जहाँ एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है तो वहाँ हर व्यक्ति पहलू भी बदलता है, और ये भी उसका अधिकार है। बहरहाल एक टिप्पणी मैं लूँगा इस पर नरेंद्र शिवाजी पटेल की, छोटी सी, और फिर आऊँगा, क्योंकि विषय बीजेपी का है इसलिए पहला अधिकार नरेंद्र शिवाजी पटेल का ही बनता है। जी पटेल साहब। अभी वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, और उन्होंने अपनी टिप्पणी को आर्थिक विषय के पर अंत किया था। मैं समझता हूँ शायद वहीं से मैं प्रारंभ करता हूँ कि निश्चित रूप से कि जिस तरह की हमारे माननीय मुख्यमंत्री
शिवराज जी ने कहा भी है कि जो जीडीपी का 4.5% का ये लेने का उसको 5.5 कर दिया जाए, जो कि पहले भी था। तो निश्चित रूप से राज्य को कर्ज ज्यादा मिल जाएगा और हमारी जो विकास योजनाएं चल रही है उनमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो उसमें भी चर्चा हुई होगी। और जब निश्चित रूप से दो नेता मिलते हैं, वे पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मोदी जी हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज जी हैं, और शासन तंत्र के भी दोनों मुखिया हैं। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से अनेक विषय पर चर्चा हुई होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही दिन में, जैसा कि आपने भी कहा, दिल्ली उनका जाने का, ऐसा परिक्रमा करने का कोई कभी क्रम रहा नहीं। लेकिन जब भी यदि वे जाते हैं किसी भी कार्यक्रम के तहत, तो एक ही दिन में देखिए कितने सारे केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है। मध्य प्रदेश की लिए जो भी कर सकते हैं केंद्रीय सरकार से सहयोग लेने में, उसका प्रयास किया। कृषि मंत्री से प्रयास किया कि मूंग का जो खरीदी चल रही है उसका 6 लाख मीट्रिक टन कर दिया जाए। फर्टिलाइजर मंत्री से मिले, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि यूरिया और डीएपी हमें समय पर मिलता रहे। रेल मंत्री से भी मिले हमारे यहाँ की रेल परियोजनाओं के लिए। तो मैं समझता हूँ कि गहलोत जी से भी मिले। गहलोत जी से मिलकर उन्होंने प्रत्येक संभागीय स्तर पर 500 सीटर छात्रावास खोलने की सहमति ले ली है। और प्रत्येक जिला स्तर पर भी यदि छात्रावास खोलने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए भी केंद्रीय मंत्री जी ने, माननीय थावरचंद गहलोत जी ने सहमति व्यक्त की है। तो मैं समझता हूँ कि एक ही दिन में मध्य प्रदेश के लिए अनेक योजनाएं, परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने अर्जित की है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी यात्रा बहुत मध्य प्रदेश के लिए शुभ रही है। जी, बुंदेला साहब। देखिए सर, सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा एक पॉजिटिव नोट से। शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के, मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के, शायद भारतीय जनता पार्टी के अब तक के सबसे सफल मुख्यमंत्री रहे पूरे देश में अगर मैं बात करूँ। लेकिन पिछले कुछ समय से देखें शरद जी, तो शिवराज जी अपनी ही पार्टी के लोगों के निशाने पर ज़्यादा हैं। और देखिए तलब करना, देखिए हम नहीं कर तलब किया, लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान जी की बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में कई मुख्यमंत्री मोदी साहब से मिले हैं, लेकिन हम देख रहे हैं उसमें शिवराज जी की बॉडी लैंग्वेज देख लें, अन्य चाहे योगी जी की बॉडी लैंग्वेज, और साथ में उस कुर्सी की तरफ देख लें जो आज खाली पड़ी थी, रिक्त पड़ी थी। शिवराज जी उस कुर्सी पर नहीं बैठे, जबकि मुख्यमंत्रियों का शायद वो एक स्थान है जिनसे प्रधानमंत्री जी बाकायदा 1-to-1 चर्चा करते हैं। तो मैं कहूँगा वो फोटो ने, शिवराज जी की जो फोटो आज आई है, वायरल हुई है, उसने काफ़ी कुछ कह दिया है। बाकी तो मैं कहूँगा शरद जी की ये मुलाकात तो एक बहाना है, बाकी कई सारी बातें, क्योंकि आज की तारीख में मैं कहूँगा शिवराज सिंह चौहान जी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जो सबसे ज़्यादा जो कहते हैं भुगत रही है या जो फेस कर रही है, जो पहले कांग्रेस में हुआ करता था, वो एक गुटबाजी की चर्चा हुआ करती थी, आज वो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में है। चाहे आप नरेंद्र सिंह तोमर जी का गुट ले लें, एक आप उमा भारती जी का गुट ले लें, आप इंदौर में जाएं तो कैलाश जी का गुट ले, नरोत्तम मिश्रा जी का गुट ले लें, तो इतने सारे गुट। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ा गुट जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में असंतुलन पैदा करता था शरद जी, आज वो गुट भी भाजपा में, शिवराज सरकार में समाहित हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि शिवराज जी का ये दौरा है, इसको आप ठीक है, देखिए ये समस्याएं तो हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कोरोना संक्रमण काल और प्रदेश पर कर्जा, आर्थिक हालत निश्चित तौर पर जर्जर हुए हैं, चरमराई आर्थिक व्यवस्था। इसीलिए तो देखिए एक प्रस्ताव है बाकायदा कि 70% बिजली का बिल बढ़ाने की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि हम सबसे महंगा पेट्रोल डीजल भी खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीजें इन हालातों पर तो चर्चा हुई होगी शरद जी, क्योंकि इसके लिए तो बाकायदा मुख्यमंत्री हैं, वो उनका ये फर्ज बनता है किसी तरह प्रदेश की जनता को वो राहत दें, क्योंकि देखिए अब तक तो कोरोना था, सेकंड वेव। बुंदेला जी, आप जिस तरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि, तो क्या आप शिवराज जी को बिल्कुल अजय ही मान रहे हैं? आपकी अगर कहीं से कुछ हो तो आप यही दुआ कर रहे हैं कि बीजेपी के भीतर से ही हो? देखिए शरद जी, मैं आज के जो घटनाक्रम की बात है, आज जो उनकी चर्चा हुई, आज जो उनका दौरा था, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी अजय तो वो है ही नहीं, अभी हाल ही में दम उहारे हैं। और देखिए जो कल की ही बात है कि कल की ही देखिए कोरोना खत्म हुआ, या यूँ कहें कोरोना थोड़ा सा छुट्टी पर गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी अभियान का भी आगाज कर दिया। इससे जनता में मैसेज खराब जाता है। मैदान में लड़िए, बीजेपी की तरफ क्यों आप देख रहे हैं इस लड़ाई के लिए? कुछ कहना चाह रहे हैं नरेंद्र जी? जी नरेंद्र जी, बहुत संक्षेप। पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं अपने प्रवक्ता साथी अवनीश बुंदेला जी का, कि उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को माना कि वे सफल मुख्यमंत्री हैं। नहीं, अच्छी और बात भले एक तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि अजय है। ठीक है, एक आध दो चुनाव ये मैंने कहा, जीत होती है, ये मैंने कहा जी।
ये मैंने शिवाजी जी आपने कहा था, आपके जी कहने के बाद उन्होंने मैंने भी सवाल किया बात उनसे ये पाई थी। कहते हुए। जी 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 जी। और दूसरा मैं इतना कहना चाह रहा था कि जिस फोटो की बात कर रहे थे बुंदेला जी, मेरा ऐसा कहना है कि देखिए ये ठीक है कि इस बात को भी हम ऐसे भी ले सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सरलता और सहजता है कि 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए जब वो प्रधानमंत्री जी से मिलने गए तो उन्होंने बाकायदा उनको इतना सम्मान दिया, और सम्मान के जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज है, देखिए कुर्सी की बैठने की बात नहीं कर रहा, मैं बॉडी लैंग्वेज की बात भी कर रहा हूँ। जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की है, वो साफ और स्पष्ट है कि बड़ी चलिए, सरलता और सहजता से वो बैठे हैं। बिल्कुल, तो दूसरी देखिए। ओर जब कमलनाथ जी मिलने गए थे तो वो अपने पैर पे पैर रख के बैठे थे, जो उनका एक अपना स्टाइल है कमलनाथ जी का, कम से जी, कम लेकिन उस पर भी प्रधानमंत्री के किसी को सामने ऐसे- आपत्ति नहीं है साहब, डेमोक्रेसी है। जी, जी, और जी, जी, जी। बॉडी लैंग्वेज जो है वो विनम्रता से भरी पूरी होनी चाहिए। यही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है कि कोई किसी से ये नहीं कहता कि अपना पैर ठीक कर लीजिए, ये जूते पहन कर आइए। ये कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में हमने ज़रूर सुना था कि 3 पीस नहीं होगा तो अलाउ नहीं हो गया आप अंदर। छोड़िए इन सब बातों को। और जहाँ तक डिस्टेंस की बात है तो मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन किया गया है। दूरियां तो कहा भी जाता है कि मन की ना हो, बाकी तो ठीक है, बाकी तो सब दिखने वाली चीज़ें हैं। दिनेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने की, क्योंकि पोस्ट कोरोना सबसे बड़ी चुनौती जो है देश के सामने भी और राज्यों के सामने भी, वो है आर्थिक चुनौती। क्योंकि हमारे जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं वो वैसे ही सिकुड़े हुए हैं, 1 साल से हम थपेड़े खा रहे हैं, और अब फिर 2 महीने में जो एक झटका हमने झेला है कि तमाम चीज़ों पर इसका बहुत गहरा असर है। तो क्या आपको लगता है कि राज्यों के लिए ये जो एक बड़ा फैसला संभावित है, जिसकी नींव मुख्यमंत्री और भी साथी हो सकते हैं उनके मुख्यमंत्री, जिन्होंने ये बात कही हो कि जीडीपी का 5.5% ब्याज का जो ये दायरा है, इसको प्रधानमंत्री स्वीकार्यता की श्रेणी में ले जाए, क्या आपको लगता है कि कुछ बड़े अब मोर्चे इस तरह के भी प्रधानमंत्री के स्तर पर कुछ बड़ी घोषणाएं संभावित हैं, जिससे राज्यों को इस रेवेन्यू क्रंच से निकलने में मदद मिले? बिल्कुल शरद जी, देखिए क्योंकि हमने 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष देखा, लगभग हर राज्य की जो बैलेंस शीट थी वो अपने 19-20 की तुलना में बहुत माइनस में रही थी। और जो 21-22 का भी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तो बहुत अच्छी ओपनिंग इसमें नहीं रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार हम अप्रैल से लॉकडाउन में हैं और पूरे देश के जो हालात हैं तो बेहतर नहीं है, तो रेवेन्यू का जो फ्लो है वो प्रभावित हुआ है। और पूरी तरह से जो निर्भरता है अब राज्यों की वो जीएसटी पर है। हमने कई राज्यों के ये स्वर सुने थे, पश्चिम बंगाल से भी आया था जो सबसे हॉट रहा कि वहां भी जीएसटी का मुआवजा देने या जीएसटी का देने की बात हो रही थी कि आप इसको तत्काल रिलीज करें। आप पिछला जो दौर का मैंने जिक्र किया, जब फर्स्ट फेज आया था तो 2% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों को कहा था कि वो इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और राज्यों को क्षतिपूर्ति भी दी थी। और जिस तरह से उनका जीएसटी का के अगेंस्ट में भी कुछ पैसा दिया गया था अलग अलग राज्यों को, जिससे ये इकोनॉमी आगे चल पाई और जो है राज्यों को संभलने का मौका मिला। रोजगार के जो है अवसर उनको फिर से जो उन्होंने खड़े करने की कोशिश की। ये सबसे बड़ी जो चुनौती है वो रोजगार के मोर्चे पर ही है, क्योंकि सब रोजगार लोगों के बहाल हो सके उसके लिए जरूरी है कि जो है जो अर्थव्यवस्था है, जो कारखाने हैं वो भी चले। क्योंकि पिछली बार तो एक पैकेज भी आया था, उद्योगों के लिए भी आया था, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए भी आया था। तो अब राज्य खुद कुछ करना चाहें तो उनका केंद्र के सहयोग के बिना आज की तारीख में संभव नहीं है। तो ये अपेक्षा स्वाभाविक है सभी राज्यों की भी और मध्य प्रदेश की। बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूँगा, राजनीतिक चर्चा में आपको क्या लगता है? सिंधिया जी का विषय भी चर्चा में हो सकता है, ये भी चर्चा होगा कि 2023 और 2024 की संभावनाओं पर भी बात कर लें। मध्य प्रदेश किस तरह से कोरोना की वजह से क्या लोगों के मानस पर उसका असर और प्रभाव पड़ा है, किस तरह से मध्य प्रदेश को और मजबूती से मध्य प्रदेश बीजेपी को सपोर्ट कर सकता है, चाहे 2024 के लोकसभा की बात करें या फिर मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बीजेपी के बनने की बात करें। क्या आपको लगता है इसके इर्द गिर्द ही केंद्रित रही होगी बातचीत? बिल्कुल शरद जी, ये जो एक चर्चा तो है, कयास तो लगाई जा रहे हैं कि कैबिनेट में जो रिसफल होना है उसमें सिंधिया जी को इंडक्ट उसमें किया जाएगा, उसमें शामिल किया जाएगा। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के कोटे से ही जो राज्यसभा में हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, वो केंद्र में मंत्री है। पहले अकबर साहब हुआ करते थे, वो भी केंद्र में मंत्री, तो मध्य प्रदेश के कोटे से ही थे। तो हर राज्य ये चाहता है कि उसके मूल के जो राजनेता हैं
वो मंत्रिमंडल में रहेंगे तो ज्यादा गतिशीलता आएगी या उसका जो है भागीदारी बढ़ेगी, तो विकास में बहुत मदद मिलती है। और फिर सिंधिया जैसा चेहरा होगा तो कांग्रेस को जो रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, वो रणनीतिक तौर पर एक चेहरा सामने रखकर आगे की 2023 और फिर उसके बाद 24 की रणनीति वो 21 से ही तैयार करती है। भारतीय जनता पार्टी तो अब लगातार चुनाव के बारे में ही सोचती है। बिल्कुल, तो ये चर्चा हो सकती है कि अच्छी पोजीशनिंग होगी तो महाराष्ट्र में देवड़ा जी, राजस्थान में पायलट जी, और भी जो जी हैं जो बुंदेला जी की पार्टी में हैं और जो इधर उधर सरकने का मन अगर बना सकते हैं, तो इन सारे जियों को सिंधिया जी के साथ अच्छे ढंग से समायोजित एक जी तो आ ही गए हैं, जतिन प्रसाद जी, बुंदेला जी। देखिए सर, ये सारी चर्चाएं चलती हैं राजनीतिक गलियारों में, वो ये मुझे लगता है चर्चाएं हमेशा चलती हैं, वो खासकर इसलिए कि पिछले 6-7 साल में भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदला है। वो उसको बदलने का पूरा श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी को। मतलब मध्य प्रदेश में इस तरह की सरकार कभी नहीं बनाई गई शरद जी, हमने पहली बार देखा कि इस तरह से खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई गई। खैर वो पुरानी बात हो गई। मैं बात शिवराज जी की ओर वापस आता हूं, क्योंकि मैंने शिवराज जी की तारीफ़ की, नरेंद्र भाई को बड़ा अच्छा लगा, मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैंने इसलिए उनका कद आंका, मुझे फ़ोटो देख कर इसलिए बुरा लगा शरद जी, क्योंकि ये वही शिवराज जी हैं जब मोदी साहब की ताजपोशी की चर्चा चल रही थी, तो उसी ग्वालियर शहर में एक आम सभा में उस समय के बड़े राजनेता जो अध्यक्ष भी थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने कहीं ना कहीं शिवराज जी को नरेंद्र मोदी के समकक्ष या नरेंद्र मोदी से ज़्यादा अच्छा बताया था। उन्होंने कहा था शिवराज जी ने एक बीमारू राज्य को एक उन्नत राज्य बनाया है। तो मैं समझता हूँ आज शिवराज उस कद के राज, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शिवराज जी मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मतलब मैं कहूँगा आज की तारीख में मेरे मुख्यमंत्री। शरद जी, ऐसा देख के तकलीफ तो होती है। बाकी दिनेश जी जो कह रहे थे आर्थिक मुद्दों पर, शरद जी मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ। आर्थिक हालात प्रदेश के बड़े ख़राब हैं और हमारे यहाँ एक बड़ी गलत नीति चल चुकी है पूरे देश में कि हम क्या करते हैं, आर्थिक हालात सुधारने के लिए हम सब्सिडी देते हैं, लोन देते हैं। जी बोलिए अपनी बात। थोड़ा सा मेरा निवेदन है सरकारों से कि थोड़ा सा हम व्यापारियों को या उद्योगपतियों को टैक्स में रिबेट दें, जिससे कि इनिशियल स्टेज पर वो कहते हैं ना आप ऊपर आ पाए, उसके बाद भले ही आप उनसे टैक्स स्लैब बढ़ाइए, लेकिन इस स्थिति में सबसे आवश्यक है टैक्स स्लैब को नीचे लाया जाए। चलिए, जहाँ तक बैठक की बात है तो ये भी एक प्रश्न है कि कौन कैसे, लेकिन इंदिरा जी के समय भी आपको याद होगा कि फ़ोटोज़ हमारे सामने हैं, तो ये सम्मान का भी एक भाव है। उसको कई बार भारत में ये परंपरा है जो कई लोग कहते हैं कि ये नहीं भी होनी चाहिए, और हम भी हिंदी भाषी जो राज्य हैं वो कुछ विनम्रता में इसमें अधिक आगे रहते हैं। मैं भी एक अखबार में काम करता था जहाँ हिंदी भाषी पत्रकारों के बारे में ये राय रखी जाती थी कि ये लोग कुछ विनम्रता का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं, संपादक के कमरे के बाहर बहुत देर तक खड़े रहते हैं और ऐसे कसमसाते रहते हैं जैसे अंदर आने की अनुमति लेने में ही प्राण छूट जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी का एक परसेप्शन भी है, इसमें बहुत अधिक उलझने की ज़रूरत नहीं है। पटेल साहब, बहुत कम वक्त है मेरे पास, एक छोटी टिप्पणी आपकी। बिल्कुल, देखिए शरद जी, मैं समझता हूँ आज की अपनी डिबेट बहुत अच्छे वातावरण में संपन्न हुई है। बिल्कुल सर, मैं एग्री, आप दोनों को श्रेय है इसका। जी नहीं, आप दोनों विद्वान पत्रकार बैठे हुए वरिष्ठ दोनों ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, और हमारे अवनीश जी ने भी जिस तरह की लोकतंत्र में भावना होती है उस भावना का उन्होंने व्यक्त किया। हालांकि अलबत्ता उन्होंने थोड़ा सा अपना विपक्ष का धर्म भी निभाया और उसके नाते उन्होंने प्यार भी किए। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, देखिए सभी पार्टियों के अंदर रहता है। निश्चित रूप से एक नेता के चुनाव के समय की जो उन्होंने बात कही थी, तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भी भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता है, लेकिन माननीय जब नरेंद्र मोदी जी का सिलेक्शन हुआ और प्रधानमंत्री बने, तो मैं समझता हूँ कि वो निर्णय कितना अच्छा साबित हुआ यह पूरा देश देख रहा है, और मध्य प्रदेश के लिए लकी साबित हो रहा है शिवराज सिंह जी। चलिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन आज की चर्चा जो है वो वाकई बड़ी सकारात्मक परिवेश में समाप्त हुई। हालांकि कई बार हम ही दर्शकों का टेस्ट ऐसा कर देते हैं कि बड़ी मुश्किल हो जाती है, और मैं लाइटर वेन में ये बात कह रहा हूँ ऐसे ही विनोदी लहजे में कि कई दर्शक ये सोच रहे होंगे समझ ही नहीं आया कि ये एंकर कौन सी पार्टी से है, लाख कोशिश किए लेकिन समझ नहीं पाए कि इसका रुझान किधर है। वो हो जाता है सर, चलने दीजिए इसको भी। बहुत धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद बुंदेला जी, और धन्यवाद नरेंद्र जी। नमस्कार।